सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टिल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ रहे हैं, तो उसी का ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। Consumption expenditure means aggregate expenditure. Aggregate consumption expenditure in the economy. Aggregate expenditure in the economy का मतलब है कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन का इकोनॉमी के लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, तो उसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? बट ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर करता है। सो हमें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं। हम पूरी मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पे ओवरऑल कितने कंज्यूमर्स होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। First, households, second, government, and third, non-profit private institutions. 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट्स। वापस से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट हाउसहोल्ड, जो हम जैसे लोग हैं, सेकंड गवर्नमेंट, एंड थर्ड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट हाउसहोल्ड्स। अब हम लोग किसके ऊपर खर्चा करते हैं? हम हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस लिए करते हैं? हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो हाउस होल्ड किस लिए गुड्स परचेज करता है? बाइज गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके लिए गुड्स बाय करती है? बीइंग अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना। क्लियर? बट यहाँ पे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट करती है, बहुत सारी रोड्स बनवाती है, हमारे लिए कंस्ट्रक्शन करवाती है, पब्लिक प्लेसेस बनवाती है, पब्लिक पार्क्स बनवाती है, बट वो जो खर्चे हैं वो सारे कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट के खर्चे की बात कर रहे हैं जो कंजम्पशन नेचर के हैं। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो गुड्स खरीदती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, वो किस लिए खरीदती है? डिफेंस के लिए, और दूसरा डिफेंस फोर्सेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। जो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील्स और जो दूसरी सर्विसेज दी जाती है, फूड सर्विसेज दी जाती है, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देती है, वो गवर्नमेंट का क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारा वगैरह, एनजीओज हो गए। ये लोग गुड्स खरीदते हैं चैरिटी के लिए, चैरिटी के पर्पज से गरीबों में खाना बंटवाना। जैसे हम देखते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर लगता है, उसके लिए जो खाना आता है, वो सारा खर्चा इनका क्या कहलाता है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिकली 3 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, और हाउसहोल्ड किस लिए करता है? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सेकंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस पे करती है? डिफेंस फोर्स पे, और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए मिड डे मील्स प्रोग्राम को रन करने के लिए। एंड थर्ड, तीसरा कंपोनेंट क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो इससे हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला मिलता है। हमने जो ये 3 कंपोनेंट पढ़े, हम इन्हीं चीज़ों को तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपल। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट। यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ये किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये पूरी होल इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्लियर? इसीलिए हम यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक वर्ड ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी का। सो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एंड लास्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ, तो जब आप गाइस अपने नोट्स में इसको राइट डाउन करेंगे तो आप भी उसे हाईलाइट कीजिएगा। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है बाइज गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट, बाइज गुड्स अमंग
distribution among different courses and government schools. And यहाँ पे प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किस लिए खरीदते हैं? फॉर चैरिटी. क्लियर? सो ये था हमारा टॉपिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आप इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए एज इट इज. मैंने आपको प्रॉपर चार्ट के फॉर्म में बना के दिया है और एग्जाम में भी आप इसी तरह से एक्सप्लेन करके आएंगे तो गाइस आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस तरह की प्रेजेंटेशन से. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद. आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट. गाइस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एक ऐसी टर्म है जिसको दो मतलब हम दो वेज में समझते हैं. तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फिक्स नेचर का भी होता है और इन्वेस्टमेंट जो है करंट नेचर का भी होता है जिसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग समझना यहाँ पे जरूरी है, उसके बाद हम उसके टाइप्स में जाएंगे. तो इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे मान लो कि मैंने कोई भी फिक्स एसेट खरीदी, मेरे पास ऑलरेडी एक लैंड थी, मैंने एक और लैंड खरीद ली. तो इससे क्या हुआ? जो लैंड में खरीद रही हूँ उससे मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. क्या बढ़ रहा है? मेरी कैपिटल बढ़ रही है. कोई भी किसी भी तरह की एसेट अगर मैं खरीदती हूँ तो उससे क्या होता है? मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है. तो इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक. मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक रखा है उसमें जब हम और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारा कैपिटल स्टॉक उससे बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है जो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. सो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का फॉर्म होना. और कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल मतलब क्या है यहाँ पे? कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक मतलब किसी भी तरह की लैंड है, बिल्डिंग है, किसी भी तरह का स्टॉक, चाहे इन्वेंट्री नेचर का हो चाहे फिक्स नेचर का हो. तो इन्वेस्टमेंट का जो आज हमने दूसरा नाम पढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन. तो इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. और दूसरा नाम इट इज द प्रोसेस दैट इंक्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल. या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है. स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. क्लियर? तो यहाँ पे एक फॉर्मूले से हमने इसको डिफाइन किया है. आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल आई से लिखेंगे. आई इज इक्वल्स टू चेंज इन के का मतलब है यहाँ पे कैपिटल स्टॉक. तो जितना भी कैपिटल स्टॉक में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. क्लियर? अब इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आगे समझाने वाली हूँ. उससे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सो फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को पढ़ने वाले हैं. क्लियर? तो प्रोड्यूसर जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में, है ना, किस पे करता है? किसी भी तरह की कैपिटल गुड्स पे करता है, जैसे प्लांट हुए, मशीनरी हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो यहाँ पे जो वर्ड ध्यान में हमें रखना है वो 2 चीजें ध्यान में रखनी है. एक तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है. और किस में कर रहा है? कैपिटल गुड्स में कर रहा है जो फिक्स्ड नेचर के, जैसे प्लांट एंड मशीनरी. अब यहाँ जो एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का मतलब जो कैपिटल गुड पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसे कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड हमने सेट किया है जिसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और जो बेसिकली 1 ईयर का होता है. तो इस पूरे साल में उस प्रोड्यूसर ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स्ड एसेट के ऊपर, जितना भी खर्चा किया है उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, वो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसने इस पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया? हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट पिछले साल का भी हो, उससे पहले का भी हो, बट हमें तो सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर का चाहिए. हमें उसको क्यूमुलेट नहीं करना है, पिछले का मिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका सोल इस ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है. जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर्स एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब जैसे मान लो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो 1 अप्रैल को उसके पास जो फैक्ट्री में जो टोटल मशीन उसके पास रखी हुई है, टोटल उसके पास कैपिटल स्टॉक रखा हुआ है वो कितनी मशीन का है? 10 मशीनरीज। उसके पास कितनी मशीनरीज है? 10 मशीनरीज। अब 31 मार्च जब पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च को जब उसने देखा कि उसने देखा कि यार मेरी फैक्ट्री में आज के डेट में 31 मार्च को कितनी मशीनरीज है? 15 मशीनरीज रखी हुई है। क्लियर? तो ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी उसके पास? 10। ईयर के एंड में कितनी थी उसके पास? 15। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने सिर्फ इस साल में 10 तो पहले की थी, इसलिए वो ओपनिंग ईयर का स्टॉक बन गया। तो इस पूरे साल में उसने कितनी और नई मशीन में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 10 तो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक था, उसके अलावा उसने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, उसका कैपिटल स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उसका कैपिटल स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ? 5। कितने से इंक्रीज हुआ है? 5 से। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो कि कितना है? 15, और माइनस हम क्या करेंगे? एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है? तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके? अब यहाँ पे इसको अगर मैं और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये फॉर्मूला समझाऊं, तो जो 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टॉक रखा था वो हमारा था ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 मार्च को जो स्टॉक है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने बेसिकली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए गाइस हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट। बट अगर वो स्टॉक किसका हुआ? फिक्स्ड एसेट का स्टॉक हुआ, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक बार मैं आपके सामने डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ। Fixed investment means increase in the stock of fixed assets of the producers during an accounting year. Clear? तो stock of fixed asset, यहाँ पे जो word investment, fixed investment में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है? fixed asset, मतलब जितना भी fixed asset के stock में increase हुआ है। क्लियर? एक अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने के लिए है। आज हमने नया वर्ड जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि द टर्म इन्वेस्टमेंट और द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन दोनों टर्म इंटरचेंजेबल टर्म्स होती हैं। हम उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह उन्हें रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो फिक्स्ड, यहाँ पे क्या था? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड को रिप्लेस करके क्या लगा दिया? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आज हमने दो चीजें पढ़ी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक तो दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसीलिए और इन दोनों टर्म को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है, इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का हमारी इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है, या मैं कह सकती हूँ इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ में ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस तरह से कंट्रीब्यूशन देता है। क्लियर? उससे पहले आप ये चीज राइट डाउन कीजिए, ये फॉर्मूला प्लीज। Write down this formula properly. Only in this format. I am repeating, fixed investment is equals to stock of fixed asset with the producers at the end of the accounting year and stock of fixed asset with the producer। यहाँ पे आपको fixed asset लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? stock of fixed asset with the producer at the beginning of the accounting year। इसको राइट डाउन कीजिए, then next मैं आपको fixed investment का importance explain करती हूँ। क्लियर? थैंक यू।
नाउ अब हम देखने वाले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी में होता है, उसका इकोनॉमी के लिए जो प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है उसका इकोनॉमी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्लियर, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों होना ज़रूरी है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या क्या इकोनॉमी को बेनिफिट्स होते हैं। मैंने जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस है उसको 3 पॉइंट में ब्रेक किया है और बहुत ही ईजी और शॉर्ट वर्ड्स में मैंने ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट raises production capacity. Fixed investment raises production capacity. इसका मतलब है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी मशीनरी को परचेज करता है, किसी भी प्लांट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे उसकी क्या बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से, ना कि इन करंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से, क्लियर। तो सबसे पहला जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का काम होता है वो होता है इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी बढ़ती है, प्रोड्यूसर की बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो प्रोड्यूसर करता है। नेक्स्ट, अब जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब जिस प्रोड्यूसर की फैक्ट्री में पहले 10 मशीनें थी, अब अगर 5 और आ गई तो अब उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मतलब अब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, क्लियर। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मान लो उसकी एक मशीन उसको 1000 यूनिट्स बना के देती है, तो जब उसके पास उसकी फैक्ट्री में 10 मशीनरी थी तो वो टोटल कितनी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, 10,000। बट जैसे ही उसने 5 मशीन और लगा दी तो अब उसकी जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है वो टोटल कितनी हो गई, 15,000, क्योंकि 5 मशीन और ऐड हुई और एक मशीन 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, क्लियर। तो इससे उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी जब बढ़ेगी और जब उस कैपेसिटी का यूज करेंगे और उससे एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्लियर, तो उससे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा, और जितना हाई लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा गाइस उतनी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ना मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ होना। यहाँ पे आउटपुट का जीडीपी से क्या मतलब है, आउटपुट का जीडीपी से ही मतलब है, क्योंकि जीडीपी के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, इट इज द टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उतना गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी का अमाउंट और बढ़ेगा, और जीडीपी का अमाउंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि जीडीपी को यहाँ हम इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ का, क्लियर। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की 3 कॉन्ट्रीब्यूशन है या 3 सिग्निफिकेंस बोलो या 3 इंपॉर्टेंस बोलो। फर्स्ट, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेकेंड, इससे हमें क्या मिलता है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इट गिव्स हाई लेवल ऑफ आउटपुट, और हाई लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो इट लीड्स टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लियर। सो ये आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जिसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं वो यहाँ कंप्लीट होता है, क्लियर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला एंड देन उसकी इंपॉर्टेंस। ये 3 चीजें ध्यान रखने के लिए है, प्लीज आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। इससे पहले का नोट डाउन कर चुके हैं, नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस 3 पॉइंट्स, क्लियर। सो इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि इसका सेकंड कंपोनेंट है। ओके, थैंक यू।